बैंक एग्जाम 2026 अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि 2026 के एंड में पछताने से अच्छा यही है कि इस वीडियो को देख लिया जाए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने 2025 में जितने भी एग्जाम्स दिए, कोई भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। इसको आप सुनना और समझना, तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि देखो, आप एक चीज समझो, आपको हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ये तो बता सकता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो आपको केवल एक फेलियर ही बता सकता है। जिसने एक्चुअल में फेलियर को फेस करा हो, जिसने एक्चुअल में देखा हो कि हाँ फेलियर क्या होती है। जिस व्यक्ति ने फेलियर को फेस ही नहीं करा, वो आपको क्या बता सकता है कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जिसने फेस करा है वही आपको बता सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और मैं अब आपको थोड़ा सा बोर करने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि जब ये वीडियो एंड होगी तब आप इससे बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बैंक एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करी थी 2024 नवंबर में। मैं ऑलमोस्ट 24 इयर्स का अभी नवंबर में हुआ हूँ। और जब मैं 23 इयर्स का था तो मुझे एकदम से शौक लगा। मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आराम से एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था। पता नहीं कैसे भाई, मतलब किस्मत बहुत अच्छी थी कि जॉब लग गई। अच्छी खासी सैलरी भी थी, बढ़िया था सब कुछ। बट उसके साथ साथ मैं लॉ भी कर रहा था और मेरा इंटरेस्ट जो था वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ था। बट मैं एग्जाम्स दिया कोई भी नहीं था। रीजन ये था क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। देन उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम्हें बैंक एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बैंक एग्जाम्स एक लिमिटेड टाइम में आराम से निकल जाता है। तो मैं कहा ठीक है। अब नए नए स्टूडेंट्स की तरह एकदम मुझे चढ़ गया चस्का। क्या हुआ, जैसे ही मैं नवंबर में बैंक एग्जाम देने के लिए घुसा, तभी क्या हुआ, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ गई। लास्ट ईयर नवंबर में एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ गई थी। तो क्या हुआ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था फरवरी में। मैं कहा भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फोड़ देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब से जो भी वीडियोस मिलती थी, जैसा भी कंटेंट जो भी मिला, बस कंज्यूम करता गया, भरता गया। ये वो सिलेबस ना, सिलेबस देखा कुछ भी नहीं देखा। कट ऑफ्स वगैरह देख ली थी कि हाँ इतनी कट ऑफ्स होती है, बट बस करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। एसबीआई क्लर्क दिया। एसबीआई क्लर्क देखते ही मुझे औकात पता चल गई कि भाई इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में एक अच्छे नंबर आए थे मेरे, 47 या 48 समथिंग कुछ नंबर आए थे, जो कि केवल 2 महीने की तैयारी में थी, जिसको बैंकिंग का बी भी नहीं पता था। कोई इशू नहीं है। वो देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बेटा, ऐसे तैयारी नहीं होने वाली। अब आप सोचिए, मैं 2024 में फरवरी में मैं एग्जाम देता हूँ, मार्च में मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अड्डा 247 ले लिया, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर था। मतलब मुझे आज तक लगता है कि क्वांट्स को लेकर जो मैंने अड्डा 247 को पकड़ा, वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल मोमेंट था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मैंने जैसे ही अड्डा 247 पे बैच लिया, उसके बाद मैंने देखा कि भाई बैच पढ़ते कैसे, कैसे स्टार्ट करते। तो मैंने स्टार्ट करा, मैंने सौरभ सर से रीजनिंग स्टार्ट करी, मजा आने लगा। रीजनिंग वैसे भी इजी होती है, हो जाती है, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। बट इंग्लिश, इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ, मैं चला गया किंजल मैम के पास। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनका कंटेंट बहुत बेकार है, बट उनका कंटेंट जो है वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल का नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लरिकल लेवल का है उनका कंटेंट। तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे 1 महीने पढ़ा और मुझे समझ आ गया कि नहीं भाई यहाँ अपना कुछ नहीं होने वाला। देन उसके बाद फिर एक संतोष सर थे, उनसे मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब आप सोचना कि मैंने फैकल्टीज कितने चेंज करे हैं, समझ रहे हो, ये मार्च और अप्रैल की बात है, समझना आप। ठीक है, क्वांट्स के लिए मैं शांतनु सर पे पहले पढ़ने गया। और क्वांट्स में मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपकी तरह बहुत ही एवरेज और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, जिसका क्वांट्स बिल्कुल बेकार लद्दड़, उस टाइप का बच्चा था। ठीक है, तो मैंने उनसे पढ़ा। अब क्या हुआ कि कुछ टॉपिक समझ में आए, बट कुछ टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आए। तो मैंने क्या करा, मैं नवनीत सर से कुछ टॉपिक्स क्लियर करे। अब वो टॉपिक्स तो क्लियर हो गए, लेकिन जैसे ही मैं बुक में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं, उसका कंटेंट इतना अच्छा कि भाई वो क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो। कोई बात नहीं। इस तरीके से चलते चलते ऑलमोस्ट आ चुका था मई। और मई आते आते मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस स्टेज पे था जहां पे मुझे ये तो पता चल गया था कि मुझे पढ़ना किस तरीके से, मुझे टू डू लिस्ट किस तरीके बनाती है, सब कुछ पता चल गया था मुझे। ऑलमोस्ट सब कुछ पता था मुझे। और बाकी मैंने गाइडेंस भी ले ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली में भैया हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, वो एज अ आरआरबी पीओ हैं। और एक भैया हैं जो पीएनबी में है। तो कोई इशू नहीं था, गाइडेंस टोटल मिल चुकी थी, आज भी मिलती रहती है गाइडेंस। बट गाइडेंस से कुछ नहीं होता। गाइडेंस से क्या होता है, मैं भी तो आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी। वो तो आप गारंटी दोगे ना खुद से कि आपकी जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी। कोई बात नहीं है। मई आते आते मैं चीज़ें समझ गया था। उसके बाद फिर मैंने फैकल्टीज धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करे। मैं आपको बताता हूँ, जून आते आते सीन ऐसा बन गया कि मैं ना मॉक देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार देखो सिलेबस तो चल ही रहा है, लेकिन मॉक देना स्टार्ट करते हैं। मॉक में क्या हुआ, क्वांट्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। रीजन ये था क्योंकि प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से फैकल्टीज भी उतने अच्छे नहीं मिले जिससे कि मैं तैयारी और इतने अच्छे लेवल पे कर सकूं। बट उसी के साथ साथ मैं इंग्लिश में ऑलमोस्ट ठीक ठाक था, क्योंकि भाई इंग्लिश अपनी ऑलरेडी बढ़िया थी, रीजनिंग भी बढ़िया होके, केवल प्रॉब्लम आ रही थी क्वांट्स में। कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ आ गया। आईबीपीएस पीओ आने के बाद लाइफ में ऐसा डिजास्टर आया, बैक टू बैक एक के बाद सारे एग्जाम्स आते चले गए और बस एग्जाम्स में ही उलझ के रह गए।
एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, मॉक में नंबर तो ठीक ठाक आने लगे थे, बट वो जो एक ग्राफ होता उसको मैं टच नहीं कर पाया। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक सबसे बड़ी मिथ, टेंशन मत लो, आज मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सिलेक्ट होऊंगा ना, उस दिन मैं सबसे बड़ी मिथ ये तोड़ूंगा कि 6 महीने में बैंक एग्जाम निकलता है। कोई महा बेवकूफी होगा जो ये बात बोलता है कि 6 महीने में एग्जाम निकलता है। भाई अगर तुम बिलो एवरेज बच्चे हो ना, तुम्हारा 6 महीने में नहीं निकलने वाला है। और तुम एवरेज भी बच्चे तो भी तुम्हारा 6 महीने में निकलने वाला है। तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ, यूट्यूब पे दे सकता हूँ, जिनका नहीं निकला है मेंस, प्री निकल गया बट मेंस नहीं निकला है। प्लीज ये अपने दिमाग से मिथ निकाल दो, ये मेरे दिमाग में भी भरी हुई थी वाली मिथ। देन कोई बात नहीं, ये थी मेरी जर्नी। यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट जब मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे क्या करना है, ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने इंग्लिश के लिए निवेशा मैम को पकड़ लिया, क्वांट्स के लिए कौशिक सर को पकड़ लिया, जीए के लिए मैंने क्या किया था, जीए के लिए मैं आशीष सर से कर रहा था, कुछ सर से भी बीच में करी थी बट इतना समझ नहीं आया, तो मैं आशीष सर से ही करने लगा। जीए मेरा क्लियर था, जीए में मुझे इंटरेस्ट था, बैंकिंग में फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट था, अभी भी है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो पीडीएफ में अफेयर्स क्लाउड से करने लगा था। इस तरीके से चीजें चलने लगी। देन क्या हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे फाउंडेशन जो था, जो जो टॉपिक्स मेरे नहीं थे क्लियर, उनको करना स्टार्ट कर दिया। यही एक प्रोसेस था कि मैं आरआरबी तक मैंने एग्जाम्स दिए, जो एग्जाम्स एक सिंगल एग्जाम भी नहीं था जो इतना अच्छा निकल गया हो, बट हाँ लास्ट में आरआरबी आते आते मैं जो है वो कट ऑफ के काफी पास आ चुका था। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा हूँ और ये वाला साल मैं आग लगा दूंगा। यही थी मेरी छोटी सी जर्नी, ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने की जर्नी थी, जिसमें कि मैंने जीरो से स्टार्ट करा और मैं यहाँ तक पहुंचा, लेकिन तोड़ फोड़ के, एकदम से मरोड़ के। ये मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि बस ये आपको नहीं करना है। ये लास्ट ईयर हुआ मेरे साथ। रीजन ये था क्योंकि लास्ट ईयर एसबीआई ने जो अपनी वैकेंसीज थी वो गलत टाइम पे निकाल दी थी। अब आप देखो इस साल, जैसे मान के चलो इस साल अगर वैकेंसीज नहीं आती हैं, जो कि आकाश यादव सर बोल रहे हैं, तो आपके पास जुलाई तक का टाइम है। जुलाई तक के टाइम में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप अभी इस स्टेज पे खड़े हो, आप फाउंडेशन क्लियर करो, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो और मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, फाउंडेशन क्लियर करने का टाइम तो मिला ही नहीं, ऊपर से प्रैक्टिस करने का भी इतना टाइम नहीं मिला। बट मैं आपको बताता हूँ, इसी वजह से मैंने ना कुछ एग्जाम्स चूज करे थे कि मुझे यही एग्जाम्स देने। काफी लोगों ने बोला कि भैया सारे एग्जाम्स क्यों नहीं दिए। भाई देखो, जरूरी नहीं होता कि आपकी थाली में अगर सब कुछ रखा हुआ है तो आप सब कुछ चाटने लगो, ऐसा नहीं करते हो ना आप कुछ स्पेसिफिक चीजें उठाते हो। अगर आप एक प्रीमियम बंदे हो तो, वरना आप एकदम गंवार हो तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था और आपका आईबीपीएस क्लर्क दिया और आरआरबी पीओ, केवल 3 एग्जाम्स दिए थे, और हाँ एक एलआईसी का भी दिया था। बस ये 4 एग्जाम्स दिए थे, जिसमें से सबकी ये मान के चलिए कट ऑफ के आसपास ही। आईबीपीएस क्लर्क की बात करी जाए तो उसमें मार्क्स काफी कम रहे थे, बट आरआरबी पीओ की बात करी जाए तो वो तो मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था, उसमें तो अच्छे खासे नंबर्स आ गए थे, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी। ये मुझे बताना था, ये आपको रियलाइज कराना था कि देखो यूट्यूब पर जो भी आपको बोल रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाल दिया वो निकाल दिया, भाई मैं बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सिंगल बंदा नहीं निकाल सकता, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, उसने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तैयारी करी है, उसके बाद फिर वो आया है। इस चीज को देखो यार, आप नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप मत मानो। जो बच्चा एक्चुअल में तैयारी कर रहा है, जो बच्चा एक्चुअल में स्ट्रगल फेस कर रहा है ना, और जो जेन्युइन बच्चा वो ये चीज जानता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं निकलता। लोग 1.5 2 साल कम से कम 1.5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्स निकलने लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को मुझे ये मिथ तोड़नी थी, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाया कि एक्चुअली मेरे साथ क्या क्या हुआ। और अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। देखो सबसे पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है ये, कि फाउंडेशन के बीच में कोई भी एग्जाम उठा के मत देना जब तक कि आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जिस दिन आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, वो भी एक इनफ प्रैक्टिस के बाद। अगर आप इनफ प्रैक्टिस के बाद कोई एग्जाम देते हो तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है 2025 में, मेरे साथ यही हुआ है केवल, कि भाई साहब मेरा मोरल बिल्कुल धरती में जाके लगा है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ बहुत बुरा गया, आईबीपीएस क्लर्क भी बहुत बुरा गया, बस एक आरआरबी पीओ था जो उस लेवल पे अच्छा गया कि हाँ भाई मैं अपने आप को फेस कर सकूं कि हाँ मदन अब तूने कुछ एफर्ट्स लगाए, अब तूने कुछ मेहनत करी है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि आपके सामने जो भी एस्पिरेंट है, लाइक जो भी यूट्यूब पे जो भी बकवास कर रहा है कि भाई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, भाई किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग ऑलमोस्ट एक साल तैयारी करके बैठे हैं, देन वो एग्जाम्स निकाल रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो मेरे साथ जिस दिन मैंने फाउंडेशन स्टार्ट करा था, जिस दिन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज मेरे यूट्यूब पे 400 वीडियोस पड़ी हुई है, 450 ऑलमोस्ट। आप सोच सकते हो मैंने लास्ट ईयर इतनी वीडियोस डाली हैं, तो मैंने एक एक चीज बताई है। आप जाके देखो, आप पुरानी वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ से तैयारी करना मैंने शुरू करा था। आप एक एस्पिरेंट मुझे ऐसा दिखा दो, एक सिंगल एस्पिरेंट जिसने मेरे लेवल की जीरो से तैयारी दिखाई हो, और फिर वो बोलता है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। भाई साहब एक साइड की ना ये वाली मूंछ मुड़वा दूंगा, केवल एक साइड की रखूंगा बस।
अगर कोई एक सिंगल एस्पिरेंट मेरे को दिखा दो जो आपको ये बोलता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो भाई, निकाल दो। प्रॉपर फाउंडेशन कंप्लीट करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद एग्जाम्स में कूदो। यही वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। फाउंडेशन 60 to 70% क्लियर करना है, और सबसे मेन चीज, द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू फील कॉन्फिडेंट। ये लाइन याद रखो, द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर यू फील कॉन्फिडेंट। समझ लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना आप प्रीलिम्स में आग लगा के आओगे। और मैं इस साल यही करने वाला हूँ, ओनली प्रैक्टिस। लास्ट ईयर मैंने क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करा, मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाई, क्योंकि भाई फाउंडेशन जब आप कर रहे होते हो तो आप क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करते हो, प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाते हो आप। यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मुझे बतानी थी कि प्लीज़ इस मिथ में मत फंसना कि कहीं आप इस चक्कर में पड़ जाओ कि मेरा नहीं हो रहा, मतलब मेरे में कोई कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत बढ़िया चल रहे हो, बस प्रैक्टिस करो और मेहनत करो। ये थी मेरी एक जर्नी जो मैंने 2024 नवंबर से स्टार्ट करी थी, और 2025 नवंबर में जाके पूरी कवर हुई कि हाँ, इतने पोर्शन में मैंने ये चीज़ें करी। मैंने फाउंडेशन टूटा फूटा करा, मैंने फैकल्टीज़ काफ़ी चेंज करे, बट एट द एंड आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि आज मैं अच्छे से प्रॉपर किसी को भी बैठ के गाइड कर सकता हूँ कि मेरे भाई आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी है। मैं उस लेवल से उठ के आया हूँ भाई, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। मैं एक एस्पिरेंट की तरह सोचता हूँ, मैं उस बच्चे की तरह सोचता हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो पे बैठा हुआ है। मैं वो ज्ञान नहीं मिलता भाई कि अरे निमिषा मैम से कर लो, उनका बहुत बढ़िया, अरे उससे कर लो, बहुत बढ़िया। भाई मैं जानता हूँ, भाई तू हिंदी मीडियम से, तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहाँ से करना है, तुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है जीरो से। समझ रहे हो आप? और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे फेलियर होने के बावजूद भी एक एस्पिरेंट मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, मेरे को देख रहा है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि ये बंदा आज फेलियर है बट लाइफ टाइम फेलियर नहीं रहने वाला। ये बंदा मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है, ये बंदा मुझे रियलिटी दिखा रहा है। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स को यूट्यूब पे भी, यार मैं भी देखता हूँ भाई, जो मेरे को कॉपी कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग। रीजन ये है क्योंकि भाई वो जेन्युइनिटी, वो रियलिटी मैं दिखा रहा हूँ आपको बैठ के। यही कुछ कमियां रही, यही कुछ गलतियां रही जो मैंने करी, जो आपको नहीं करनी है। इस साल आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको अपने फाउंडेशन के बीच में किसी एग्जाम के चक्कर में नहीं पड़ना। जब तक कि आपका 60 to 70% फाउंडेशन क्लियर नहीं हो जाता है, उसके बाद फिर किसी एग्जाम में कूद जाइए और आप आराम से एग्जाम निकाल ले जाएंगे। प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। और मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होंगी, आपको मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी होगी। आप आराम से कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? और थैंक यू सो मच मेरी जर्नी सुनने के लिए। मैं क्यों फेल हुआ, मैं 2025 में क्यों कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, और 2026 का मेरा क्या विज़न है, इस चीज़ को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी डेडिकेशन आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इस टाइम पे आप टाइम देखो, 2:13 हो रहे हैं, और मैं इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है भाई, मुझे आपको रियलाइज़ करवाना है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है।